हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी स्टडी कैसे चल रही है और आप उस स्टडी में कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कहाँ तक और किस हद तक जा सकते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आपका आप इस अपने प्लेटफॉर्म और इस इकोनॉमी की सीरीज में। आज का टॉपिक है सीपीआई अनमी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। यही होता है फुल फॉर्म ना, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। उससे पहले हमने डब्ल्यू पी आई देखा। व्हाट इज द डब्ल्यू पी आई इंडेक्स। डब्ल्यू पी आई इंडेक्स जो होता है वो होलसेल चीज़ों के लिए होता है, थोक के भाव चीज़ों के लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सिंगल और इंडिविजुअल चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो यह है सीपीआई। इस सीपीआई के डिफरेंट कैटेगरी जो कि ऑलरेडी डिसाइड की गई थी, मतलब जो रिवाइज सीपीआई लागू हुआ था वो तो अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, रिवीजन ऑफ सीपीआई क्या है। उससे पहले जो सीपीआई के प्रकार बने थे, ठीक है, जिस प्रकार से हम सीपीआई का प्रयोग कर रहे थे अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग सीपीआई मेजरमेंट करने के लिए, तो उसी में से एक सीपीआई का भाग है सीपीआई अनवी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या बोलते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू पढ़ा, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए पढ़ा। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द एनुअल अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज हैज़ 1984 1985 1984 85 में स्टेबलाइज किया गया। ठीक है, इसका फर्स्ट बेस ईयर जो कि था 1958 से 59 था। ओके, एज द बेस ईयर एंड 146 365 इसके अंदर 146 से लेकर 365 कमोडिटीज जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड की गई। इन द बास्केट फॉर विच डाटा आर कलेक्टेड 59 सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, इसका जो डाटा लिया गया 59 कंट्रियों को मिला के उसके डाटा को मैच करके कि उन कंट्रियों में कि अगर कोई पर्सन जो कि खाना खा रहा है, ठीक है, अर्बन सेक्टर में अगर कोई खाना खा रहा है तो उसकी थाली में कितना भोजन जा रहा है, और वहीं से हम कंपेयर करेंगे अपने देश में अपने सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, हमारे देश के लोग उस प्रकार से न्यूट्रिशन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या पा रहे हैं क्या उससे ज़्यादा पा रहे हैं या उस देश से कम पा रहे हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन फ्रीक्वेंसी इज मंथली विद द 2 वीक्स टाइम लैग। फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली में ये मेजर कैसे किया जाता जाता था, ये 2 वीक्स का लैग होता था। ठीक है, मतलब एक मंथ में मेजर किया जाता था, दो दो सप्ताह के हिसाब से। प्राइस इंडेक्स हैज़ लिमिटेड यूज, इसका लिमिटेड यूज था। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द डिटरमाइनिंग डीएज ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, ऑफ सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन द इंडिया। एग्जाम्पल एयरलाइंस हुआ, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस हुआ। ठीक है, एम्बेसीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। एक्चुअली इन सब चीज के लिए जो कि यूज किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी यूज किया जाता था टू डिटरमाइन कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस को डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, किस चीज़ का, सीपीआई अनमी का। एंड बाय द सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली में सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे इसका यूज करता था इन सब चीज़ों को, इनकम टैक्स हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, एयरलाइंस हुआ। ठीक है, और फॉरेन जो कि गुड्स वगैरह आ रहे हैं या फिर फॉरेन एम्बेसडर हुआ, उसी उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। फॉर डिफ्लेटिंग सेलेक्टेड सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। कुछ जो सिलेक्टेड सर्विसेज जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। फैक्टर कॉस्ट एंड करंट प्राइसेस टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग फिगर एट द कांस्टेंट प्राइस। सिंस द पब्लिकेशन ऑफ द सीपीआईयू स्टार्टेड द इंडेक्स वॉज डिसकंटिन्यू फ्रॉम द जनवरी सन 2011। लेकिन सन 2011 जनवरी में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, आगे क्या है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द एग्रीकल्चरल लेबरर। अच्छा, अब तुम सोचो कि इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए। बिकॉज देखो, अभी क्या अगर तुम दूसरे देश से कंपेयर करोगे अपने यहाँ वेज सिस्टम को, तो अभी काफ़ी लो है, बेस काफ़ी डाउन है। ठीक है, लेकिन अदर कंट्री में बेस काफ़ी महंगा है, इसीलिए क्योंकि वहाँ की जो लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी बेटर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मेजर करना ज़रूरी है। इससे हम जो एक्चुअली में एग्रीकल्चर लेबरर है कहाँ पे, रूरल ग्राउंड पे हैं। ठीक है, गांव में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसको, इस इंडेक्स का मेजर करना ज़रूरी था।
हैज़ 1986 और 87 में इसको स्टार्ट किया गया, इसका बेस ईयर मान के। इसमें 260 कमोडिटीज बास्केट में इंक्लूड की गई। ठीक है, 600 विलेज का डाटा इसमें कलेक्ट किया गया। ठीक है, ये भी क्या कहते हैं 3 वीक और महीने के आसपास जो कि होता था। दिस इंडेक्स इज यूज फॉर द रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर लेबर इन डिफरेंट स्टेट। ये इंडेक्स एक्चुअली में मिनिमम वेजेस पे वर्क करता है। देखो जैसे मान लो किसी तुम्हारे गांव के अंदर कम से कम जो वेज है वो 250 रुपया है। ठीक है, किसी गांव के अंदर कम से कम वेज वो 450 रुपया, किसी गांव के अंदर 550 रुपया है। अब इन सबको कंपेयर करेगा और यहीं से पता चलेगा कि उस गांव की प्रॉस्पेरिटी क्या है, जिसके बेसिस पे वहाँ का वेज ज़्यादा है। इस गांव की प्रॉस्पेरिटी क्या है, समृद्धता क्या है, सुविधाएं क्या है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर पर्सन इनकम क्या है, जिसके कारण से यहाँ के बेस में डिफरेंस है। इस चीज़ को ये चेक करेगा। अंडरस्टूड। आगे क्या है, इंडेक्स इज यूज फॉर द रिवाइजिंग मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर लेबरर इन द डिफरेंट स्टेट। कंजप्शन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर हैज चेंज इन द 86-87 इट्स बेस ईयर। ठीक है, और कंजप्शन पैटर्न मतलब अब देखो सिंपल लॉजिक है। अगर तुम सैलरी पा रहे हो तो उसी हिसाब से तुम्हारा कंजप्शन भी होगा। अगर तुम्हारी सैलरी 2 करोड़ पर मंथ है तो उसी हिसाब तो कंज्यूम करोगे ना। अगर तुम्हारी सैलरी 200 रुपया क्या कहते हैं पर डे है तो उसी हिसाब तुम कंज्यूम करोगे। दिस इज अ लॉजिक दैट 86-87 इसका बेस ईयर था। ठीक है, इसको लेबर ब्यूरो प्रपोज टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग बेस ईयर ऑफ दिस इंडेक्स। इससे मतलब नहीं है। फॉर द रिवीजन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा कलेक्टेड बाई एनएसएसओ। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा जो कि एनएसएसओ के द्वारा कंज्यूमर कलेक्ट किया जाता था। 61st एनएसएस राउंड 4-5 इधर परपोज टू यूज। जो 61st एनएसएस हुआ था, क्या कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सन 2004-5 के आसपास हुआ था, 61वां। अब होता क्या है, गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट रिमेन विजिलेंट रिगार्डिंग द चेंज इन दिस इंडेक्स। गवर्नमेंट, अब देखो ये एक्चुअली में स्टेट में भी हो रहा है और डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, तो इसीलिए इस पर सेंटर और स्टेट दोनों की निगाहें रहती हैं कि दोनों इसको दोनों लोग जो है इसके डाटा को चेक करेंगे, उसी हिसाब से प्रॉपर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इट शोज द प्राइस इम्पैक्ट ऑन मास्ट वल्नरेबल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। जो प्राइस में चेंज होता था उसका क्या इम्पैक्ट होगा गांव के लोगों पे, या फिर जिनके पास पैसा नहीं, वल्नरेबल है। ठीक है, जिनके पास पैसा है नहीं मतलब लेस इनकम पीपल है। ठीक है, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। सेगमेंट स्पेंड ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल इनकम ऑन द परचेज ऑफ फूड आर्टिकल। गवर्नमेंट फेलर टू स्टेबलाइज द इंडेक्स इन द लॉन्ग रेंज। इन गवर्नमेंट का एक्चुअली में क्या हुआ, लॉन्ग रेंज में इस चीज़ को लागू नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि ना तो इससे प्रॉपर डाटा कलेक्शन मिल रहा था। ठीक है, एक्चुअली में रीजन ये था कि रेगुलेट नहीं हो पा रहा था। रेगुलेट ना होने के कारण अवेयरनेस सबसे बड़ी खूबी है इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट फेलियर टू स्टेबलाइज द इंडेक्स इन द लॉन्ग range and can make them politically volatile and be translated into the political debacle. That is why FCI is always kept ready to supply cheaper food grain in the situation of any rise. लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ, इसी डाटा के कारण से क्या हुआ, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी चीपर रेट में अनाज उपलब्ध कराने के लोगों को। किसके थ्रू, अरे जो राशन कार्ड वगैरह बनता नहीं था, 1 रुपया 2 रुपया किलो राशन जो मिलने लगा। ठीक है, PM अन्न योजना के तहत। ठीक है, तो इससे इन डाटा से ये फ़ायदा होगा। कुल मिला के बात यह है, जब गांव का कोई इंडेक्स बनता है लेबर पे बेच पे, तो उससे क्या कहते हैं हमारी जो रूरल इकोनॉमी है तो वहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इस इंडेक्स तो बनना ही चाहिए, क्योंकि इंडेक्स की प्रक्रिया जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, तो क्योंकि जब हम किसी चीज़ का इंडेक्स बना के चलते हैं कि हमारा गलत कहाँ हो रहा है सही कहाँ हो रहा है, तो चीज़ें बेहतरीन होने लगती हैं। क्योंकि हमें पता चलने लगता है ना कि आज हमने 5 पॉइंट गलत किया, आज हमने 6 पॉइंट गलत किया, आज हमने 7 पॉइंट गलत किया, आज हमने 8 पॉइंट गलत किया। तो उस हिसाब से हम उसको इम्प्रूव करने लगते हैं। ठीक है, और बाकी जब कोई ना कोई प्रक्रिया करोगे उसमें गलती तो करोगे, ये तो सत्य है, लेकिन उसको मेज़र करना ये सबसे अच्छी खूबी है। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम क्या कहते हैं उसको टैकल कर पाते हैं, तुम किसी ट्रैप में नहीं फंसते। ठीक है, T = T मेरा फार्मूला है ना, ट्रैप = ट्रैक।
अगर तुम किसी चीज़ को चालू कर रहे हो तो समझ जाओ कि उसमें तुम फंसोगे ज़रूर, लेकिन जब तुम उसको ट्रैक करते जाते हो तो वहाँ से निकलने के रास्ते स्वतः ही निकलते रहते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस सेशन। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।